करिए सर। नहीं देखने में कुछ बाकी रह रहे थे आपके, है ना? तो छोटी और उसके बाद फिर सिंकिंग फंड, लीजिंग, है ना? इनके बारे में आप समझ लो एक बार क्या है, ठीक? फिर उसके बाद आपको इसका अलग से सॉल्व करना है, जो सर ने भेजा, एक आपको भेजा होगा ना? अरे नहीं, वो जो है तुम लोग के सिलेबस का नहीं है, वो है फिनांस मैनेजमेंट का है, ठीक है? और मैं सर से बात करूंगा इस टॉपिक पर, क्योंकि बेटे वो चीज अलग है। और फिनांस मैनेजमेंट में आप एमकॉम में पढ़ोगे, या फिर एमबीए की तैयारी वारी करोगे, वहाँ पे देखोगे। जहाँ पे मैं मतलब फिनांस मैनेजमेंट होगा, वहाँ एमकॉम में आपका आएगा या फिर और कहीं मिलेगा। ये तो आपका जो इसमें दिया गया है ना, लीजिंग हो गया, सिंकिंग फंड हो गया, ठीक है? ये सब बहुत ही टच करके छोड़ रखा है, बस छोटा सा पार्ट दिया हुआ है। आगे क्लास में आप लोग पढ़ोगे। सर किसको टच करते हैं? सर आप नया टॉपिक करवा रहे हो? नहीं, टॉपिक है जैसे सिंकिंग फंड हो गया, लीज हो गया, ये बहुत छोटे-छोटे टॉपिक है। एक केवल टच करके छोड़ा है, आगे जाकर के एक पूरा चैप्टर बनेगा। ये सिंकिंग फंड का पूरा एक चैप्टर बनेगा, आरएस से लीजिंग का पूरा एक चैप्टर बनेगा, ठीक? अभी तो छोटा-छोटा पार्ट करके आप समझ लो। हां, फाउंडेशन में भी कहां ये टॉपिक हुआ था बेटा, आपका एक्सरसाइज हो गया था, लेकिन सिंकिंग फंड का कोई क्वेश्चन देखा नहीं ना? तुम्हारा प्रेपरेटरी का कोई क्वेश्चन देखा नहीं ना, है ना? लेकिन हमारा ये सब चीज जानना पड़ेगा। लीज का कोई क्वेश्चन देखा नहीं देखा, ठीक है? आगे जाके हम पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन इस पर आ जाए, और सिंपल आएगा। अगर आएगा तो जो आपका सिलेबस है ना, उससे बाहर नहीं आएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? बात समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले आप सिंकिंग फंड समझो। पहले मुझे बताओ, जो आपका 4C और 4D जो चैप्टर एक्सरसाइज मैंने बताया था, उसको घर पे जाके करके ट्राई किए थे? यस सर। आ गया सारे क्वेश्चन? यस सर, ठीक है। तो तुम बताओ, ट्राई कर लिए थे? चलो बेटे, अब देखो हम लोग पढ़ेंगे सिंकिंग फंड। क्या होता है सिंकिंग फंड? जैसे देखो, यहाँ ध्यान से सुनना। आज एब्सेंट कितने हैं? 3 2 1 3 अभी तो नहीं होंगे सर, और क्या उसमें छोड़ दो। कौन छोड़ दिया? वो लास्ट में बैठ चलिए। अनसी नो रेस्टोरेंट अंशी की बेस्ट फ्रेंड थी। चलो देखो, देखना बेटे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंकिंग फंड। सुनो, जैसे मान लो सिंकिंग फंड क्या है? एक सिंपल इस तरह का फंड है, जो हमारे प्रेजेंट वैल्यू में, जैसे मान लो हमारे ऊपर हम कुछ अपने फ्यूचर के लिए, जैसे कोरोना चल रहा है, अचानक जॉब कब चली जाए कुछ पता है? नहीं पता। अब कोरोना में पता नहीं कितने लोगों का जॉब चला गया ना। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? तो उसमें क्या है, अगर हम कुछ अपने पैसे जमा किए हैं, कुछ डिपॉजिट किए हैं, तो उसको जो है हम एक फंड के रूप में क्या करते हैं, मतलब एक से यूज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास बहुत खराब टाइम चल रहा है तो उन पैसे को हम निकाल सकते हैं। ऐसे हमारा इंडिया में क्या है, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, कुछ फंड जो है इकट्ठा करता रहता है, ठीक है? वो जो है हमारा क्या है, जब बहुत ही प्रॉब्लम आता है तब उस फंड को निकालता है, बस में, और फिर उसको टाइम टू टाइम उसे वो सोचता है कि कहाँ इसे लगाए, कहाँ खर्च करें, बस में। ये होता है सिंकिंग फंड। हाँ, यानी टाइम से डेब्ट फंड होता है, मतलब जो हमारा लॉस हो जाएगा तभी हम इस फंड को उठाएंगे। बात समझ आया? नहीं आया? जब हमारा बहुत ही खराब टाइम होगा, हमारे पास कोई पैसा नहीं होगा, तो इस फंड को हम उठा करके अपने लिए यूज करेंगे। आ गया? यानी कि सिंकिंग फंड जो होगा वो आपके प्रेजेंट वैल्यू पर होगा, आपके फ्यूचर वैल्यू पे वो सॉरी स्टूडेंट, जो सिंकिंग फंड होगा आपका, सिंकिंग फंड का मतलब हमारा क्या है? सिंकिंग फंड का मतलब क्या होगा? लॉन्ग टर्म के लिए हमने फिक्स किया है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब सिंकिंग फंड हमारे लिए फ्यूचर के लिए काम करता है। बात समझे? फ्यूचर में क्या हो जाए क्या पता। एक सिंपल से एक फंड में हम लोग कुछ सेव करते हुए चल रहे हैं, तो एक टाइप से फंड ही तो है। अभी आप लोग देखते नहीं हो, कोरोना के फंड में, कोरोना फंड में कुछ दान करते थे लोग कुछ, या फिर और कहीं ना कहीं मतलब करते ही नहीं, तो वो अलग एक क्या है, फंड बन जाता है, और उसको बाद में जब कोई प्रॉब्लम आता है तो उससे उठा लिया जाता है, और वो कहाँ पे यूज किया जाए वो देखा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं?
तो बड़े स्तर पर ये काम होता है। इसके लिए आपको पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, वो अभी आप लोग पढ़ोगे एमकॉम में। यहाँ बस सिंपल से एक छोटा सा टॉपिक छोड़ रखा है, लीज का, सिंकिंग फंड का, परपेचुइटी का, आरासन में ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं सब छोड़ रखे हैं। हाँ नहीं डेफिनेशन बेटे, अगर आप फाइनेंस मैनेजमेंट करोगे ना तो उसमें आपको पड़ेगा ये सारी चीज फिर से पढ़ोगे। प्रेजेंट वैल्यू सर आप रीजनिंग पढ़ा रहे थे। रीजनिंग अरे नेक्स्ट वीक से क्यों सर? मंडे से क्यों सर? बेटे इसलिए क्योंकि अभी टॉपिक आपके कुछ बच रहे हैं ना। आप सुनो, आप सिंकिंग फंड के कुछ क्वेश्चन देखना, बिल्कुल फ्यूचर वैल्यू की तरह ही सॉल्व किया जाएगा। बात समझ में आ गया? जैसे आप लोग एक क्वेश्चन देखना, एग्जांपल नंबर 35। बेटे एग्जांपल 35 ओपन करना, कर लिया? एग्जांपल 35 में आप जरा ध्यान से देखना क्या गिवन है। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू accumulate rupees 3 lakh at the end of 10 years of interest is compounded annually of 10%। मतलब आपसे बोला जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्या, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज accumulated 3 लाख। मतलब आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करोगे कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, कि वो आपके फंड में 3 लाख रुपए आ जाए। नहीं समझे? आपका फ्यूचर वैल्यू 3 लाख बन जाए। तो फ्यूचर वैल्यू ही आपका सिंकिंग, देखो सिंकिंग फंड बस केवल नाम दिया गया है बेटे, फार्मूला पूरा आपका फ्यूचर वैल्यू का अप्लाई होगा। नहीं समझे? फार्मूला आपका क्या रहेगा, फ्यूचर वैल्यू का। अगर सिंपल ये बताओ मुझे, अगर इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ करके मुझे बिल्कुल साफ लग गया है फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है, मतलब 3 लाख रुपया बनाने के लिए हम कितना अमाउंट 10 साल तक जमा करेंगे। सिंपल सी बात है, फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन बन गया आरासन में। लेकिन इसको चाहे सिंकिंग फंड बोल लो या फ्यूचर वैल्यू बोल लो, बात वही है। बात समझ आया कि नहीं? अब हम वो पैसा हम यूज करेंगे, उस 3 लाख को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे आरासन में। तो यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा, जो कंडीशन है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, उसको आप नोट कर लो। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 35, एग्जांपल 35 में आपका क्या दिया हुआ है, आप लोग देखो यहाँ पे 3 लाख का मतलब हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू पता हो गया, 3 लाख हो गया। और बेटे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका कितना, 10%, तो 10/100 एनुअली है, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं, 0.1 हो गया। और नंबर ऑफ ईयर आपका 10 ईयर्स है। अब आप लोग यहाँ फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, a 1 प्लस इंटरेस्ट पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई i, ये आ जाएगा। फ्यूचर वैल्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 लाख। ये आपका एनुअलिटी निकालना है, और 1 प्लस ये आएगा 0.1 पावर 10 और माइनस 1 और होल डिवाइडेड कितना हो जाएगा 0.1। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लोगे, इसे कर लोगे, कर लोगे, आ जाएगा आगे सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। देख लो कितना आएगा आपका, एनुअलिटी पता चल जाएगा। 18,823 रुपए आपको 10 साल तक जमा करना पड़ेगा रेगुलर, ठीक है। फिर वो 3 लाख रुपए हो जाएंगे। नहीं समझे? नहीं आ रहा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? सिंकिंग फंड का मतलब समझ में आया, नहीं आया आपको? जैसे बेटे देखो ये बताओ मुझे एक सिंपल सा एग्जांपल दो। आपको पता है कि 10 साल में मुझे, जैसे 10 साल में मुझे जो है कम से कम 5 लाख की जरूरत पड़ेगी। आपको ये पता है या आपके पेरेंट्स को पता है कि मुझे जो है 10 साल में घर बनाना है, 10 साल तक मैं अपना जॉब ऑफ करूंगा, उसका एक अच्छा सा घर बनाऊंगा, तो मुझे 5 लाख की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए एक रेगुलर, ठीक है, उन्हें पता है चीज, तो वो क्या करेंगे, एक फंड बना लेंगे, एक जो भी करेंगे, ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे कहीं पर एक रेगुलर अमाउंट, कि हम 5 लाख मुझे अमाउंट जमा करना है, मतलब 10 साल तक करना है इकट्ठा, तो हम कितने साल, मतलब कितने रुपए हर साल जमा करें कि वो 5 लाख 10 साल तक हो जाए। आ रहा समझ में? बात आ रहा, बात समझ नहीं आया ना बेटे? बात समझ में आ रहा ना? और फिर जब 5 लाख वो बच जाएंगे तो फिर चाहे वो कहीं भी खर्च करें, उनका प्लान ना हो कुछ और, बाद में कुछ और हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन वो पैसा काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो यानी कि जो हमारे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्लानिंग किया गया है वही हमारा सिंकिंग फंड है।
सिंकिंग फंड एक टाइप का वो फंड होता है लॉस वाला, मतलब जब या तो हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो उन पैसे का हम यूज कर सके। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। समझ गए ना? अब देखो अब आगे आता है बेटे हमारा लीज। अब आता है लीज। लीज लीज है ना? सर एक बार इसको सॉल्व करना बताना। सॉल्व करना, चलो बेटे करो। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो कम हो जाएगा आपका 30 कम हो गया और a 1.1 पावर 10 माइनस 1। चलो कैलकुलेटर लो, 1.1 को 10 टाइम्स प्रेस करो मल्टीप्लाई लगा के। कर लिया? सर वो 11 बार अटेम्प्ट करना है ना? हाँ? कैलकुलेशन के हिसाब से 11 टाइम करना है ना? हाँ 2.5937। अब m प्लस करो, मेमोरी में सेव कर दो। -1 नहीं करना। हाँ -1 कर दो, अब फिर मेमोरी में इसको सेव कर दो m प्लस लगा के। रख दिया? अब उसके बाद 30,000 लिख दो, 30,000 लिख दिया और फिर डिवाइड का साइन बनाओ, MRC दबाओ 2 बार, इक्वल दबा दो, कितना आया? 18823.61। बस ये आ गया आंसर। कितना आंसर आ रहा है? ये आंसर आ रहा है? यस सर। बात समझ आ रहा है कैसे करना है आपको? मेमोरी में सेव कर लिया आपने m प्लस लगा के। m प्लस लगाने के बाद में फिर आप क्या करोगे? आप जो है 30,000 फिर डिवाइड करोगे, फिर MRC 2 बार प्रेस करोगे, फिर इक्वल प्रेस कर दोगे। नहीं समझे? नहीं आया? आगे ना आपको समझ गए? चले आगे, चलो बेटे लीज। सर ने पेपर फाइनेंस मैनेजमेंट का दे दिया तुम लोगों का, जब सर ने असाइनमेंट भेजा ना वो बहुत हाई लेवल का है। पहले मैं उसे सॉल्व करने लगा, फिर मेरा दिमाग स्कैनर करना है, डिटेक्ट करना है, और फाइनेंस मैनेजमेंट फिर मैंने सर्च किया। जो अभी भेजा था वो वाला स्कैनर नहीं करना। वो स्कैनर नहीं है, वो आपका असाइनमेंट है, वो नहीं कर सकते, सिलेबस में है ही नहीं। अंडर 69 को लेसन है ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में। उसका होगा सर, किसका हो गया? उसका वो सब रूल ही नहीं है, वहाँ पे बहुत ही कम मिलेगा, तुम्हें 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा, मिल जाएगा। हां मैं साइड देख रहा था। तो सर बढ़िया है ना? हाँ छोटी का दूसरा है जो है स्कैनर करना है, स्कैनर। अगर आपने स्कैनर कर लिया ना, मेरा चैलेंज है, उससे बाहर नहीं मिलेगा, मेरे से लिखवा लो। अगर आपने स्कैनर कर लिया, स्कैनर टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्कैनर कर लिया ना, उससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, ये लिखवा लो मेरे से। अभी तो आज क्वेश्चन बता देना कौन सी। सर मिलते हैं ना सर, कोई मिलता है कोई क्वेश्चन हो जाए इसीलिए पता नहीं आगे बढ़ो। स्कैनर में क्या बात कर रहे हो? मेरे में तो सारा है, कल आप देख रहा था। नहीं तो हां बताइए। चलो ठीक है, अभी रुक जाओ, पहले टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद स्कैनर में ओपन करता हूँ, टाइम है मेरे पास, स्कैनर में ओपन करूंगा बेटे, स्कैनर अभी कराऊंगा, पहले कर तो लो, 2 मिनट 10 मिनट की बात है, पढ़ लो। सर हाँ सर से बोल देना कभी इसी में से देते टेस्ट भी। मैं कुछ बोल दूंगा सर से, है ना? अब टेस्ट में क्या पहले भेज रहा सर ने तो भेजा पहले भेज रहा शुरू में। परसों भेजा है सर ने। एक तारीख किस पे है? वो हमारे सिलेबस का है अभी, तो तूने कर दिया पूरा। काम कर लिया पूरा, मैंने स्कैनर से किया है जो सर ने मेरे को भेजा था। अच्छा ठीक है। के देखा मैं अच्छे से मैं बताइए सीधे सर ने मेरे को भेजा। यस बड़े ध्यान से सुनना, लीज सुना है आप लोगों ने? लीज हिंदी में इसको पट्टा बोलते हैं, पट्टा का नाम सुना है? पट्टे पे जो है, हाँ पट्टे की जमीन है, सुना होगा? ये पट्टे का जमीन है, जैसे सरपंच होते हैं गांव के, तो पट्टे की जमीन उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं, ऐसा सुना होगा ना? हाँ 10 साल, तो पट्टा ही आपका, लीज को ही हिंदी में पट्टा बोलते हैं हम लोग। पट्टा समझते हो? गाँव में वो सुने हुए यस सर है ना? हाँ तो क्या होता है लीज? सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे मान लो जो हमारा एसेट है, जैसे मान लो ये मेरा घर है बेटे, इस घर का ओनर मैं हो गया,
इस घर का ओनर मैं हो गया। जब इस घर का ओनर मैं हो गया तो लेसर अरे मान लिया। तो मुझे क्या बोलोगे, जो ओनर होता है ना उस एसेट का जो मालिक होता है, जो एसेट का एक मिनट, जो एसेट का मालिक होता है उसे हम बोलते हैं लेसर। क्या बोलेंगे? लेसर। ठीक है। और जो परचेज करेगा, जो किराए पे लेगा, जो लीज पे लेगा, जिसे बोल सकते हो जो किराए पे लेगा, उसे बोलते हैं लेसी। ठीक। और इनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा, उसको बोलेंगे लीज। लीज उसी को बोलेंगे लीज। लीज पे लेते हैं सर कभी? नहीं लड़ाई कर लो। बड़े सर बोलते हैं लीज पे लीज। बेटे दोबारा बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। जैसे देखो देखो ध्यान से, मैं जैसे मान लो इस पूरे इस इतने बड़े घर का मैं मालिक हूँ, है ना? वो तेरा पॉलिसी हो गया। ठीक है, तो मैं इसका ओनर हो गया। तो जब मैं ओनर हो गया तो मुझे क्या बोला जाएगा? लेसर। इसको लीज की लैंग्वेज में मुझे लेसर बोला जाएगा। ठीक। अब जैसे मान लेते कोई आया बोला कि भाई मुझे तुम्हें सर तो कम होता है। हाँ? कम से कम होता है। ओनर द एसेट, ओनर द एसेट, ओनर द एसेट का मतलब क्या है? जो एसेट है उसका मालिक, उसको हम लेसर बोलते हैं। ठीक है। कम तो होता है, ऐसे लेसी का मतलब भी वही होता है, वो आगे नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसका लैंग्वेज है बेटा। हां वही है। देखो ध्यान से सुनना बेटे। फिर अलाउ द यूजर, मतलब जैसे मान लेते हैं कि मैं इसका ओनर हूं तो मैं इसका लेसर हो गया। अब जैसे तुम आए बोले कि भाई मुझे 10 साल के लिए चाहिए किराए पे। ठीक है, 10 साल के लिए मुझे किराए पे चाहिए, और 10 साल तक आप कुछ नहीं बोलोगे मुझे, तो तुम तो हो गए लेसी इसके। और 10 साल तक जब कुछ नहीं बोलोगे तो आप मुझे कुछ दोगे पैसा, मुझे लगेगा भाई मुझे कुछ फायदा होगा तभी तो मैं दूंगा, ऐसे थोड़ी दे दूंगा मैं। मुझे लगेगा 10 साल तक आप रहोगे, इसमें आप पार्टीशन कराओगे, क्या करोगे, मेरे से मतलब थोड़ी है। मैंने आपको 10 साल के लिए दे दिया इसे, तो एक हमारे बीच में बॉन्डिंग होगी, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी को हम लीज बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? जैसे मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैंने ये कर दिया कि भाई आप जो है 3 पार्टी कर सकते हो इसका, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। मैं बोल दूंगा भाई आप कंप्यूटर नहीं रख सकते, तो आप नहीं रख सकते, तो एग्रीमेंट में लिखा जाएगा सारा सब कुछ। ठीक है, आप कंप्यूटर नहीं रख सकते। इन केस 2 साल के बाद मैं आके देखता हूँ आप कंप्यूटर रखे हैं, तो उसमें आपको फाइन भरना पड़ेगा। आपने क्यों रखा? मैंने तो आपके कॉन्ट्रैक्ट देखो, उस कॉन्ट्रैक्ट में देखो मैंने क्या लिखा रखा है कि आप यहाँ पे कंप्यूटर नहीं रख सकते हो। आपने कंप्यूटर भी रख रखा है। आप 10 आदमी से ज्यादा काम नहीं करवा सकते हैं, आप 4 आदमी से ज्यादा काम नहीं करवा सकते, आप तो 10 आदमी लेके काम करवा रहे हैं। बात समझ में आया? वो एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट में सारा लिख दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझ आ गया? अब जैसे मान लो अब फायदा, अब देखो हमें पता कैसे चलेगा फायदा हो रहा है। अब ध्यान से देखो, मान लो अगर इसका कॉस्ट 3 लाख रुपए है, इन केस 3 लाख है, तो अगर मुझे जो है 3 लाख से कुछ ज्यादा मिलेगा तभी तो मैं दूंगा। 3 लाख से कम मिलेगा तो मैं थोड़ी दूंगा, वो तो मेरा इंसानियत होगा, चलो ठीक है दे दिया, है ना। लेकिन वैसे अगर देखा जाए बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो नहीं दिया जाएगा ना, बिजनेस के हिसाब से तो दिया नहीं जाएगा भाई। 3 लाख से मुझे 10,000 का भी फायदा होगा, चलो 200 का भी फायदा होगा, तब भी मैं दे सकता हूँ। चलो ठीक, कोई बात नहीं, 200 तो आ रहा है, दूंगा, है ना, कि भाई ठीक है लीज पे ले लो, इससे तो फायदा हो रहा है। तो देखो, तो इसके लिए आपको जो लीज है ना वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जिस तरीके से वैल्यू आपका निकाला गया। जैसे एक क्वेश्चन देखना आप लोग, एग्जाम्पल 36 देखना मुझे, एग्जाम्पल 36। एग्जाम्पल 36 पढ़ना है, एक बार इसको पढ़ो, फिर पूरा स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। देखो लीज में और रेंट में क्या फर्क होगा कि ये ज्यादा टाइम के लिए होता है? हाँ, रेंट में तो महीने वाइज होता है, महीने में आके मकान मालिक आपसे पैसा ले जाता है, बस इतना ही फर्क होता है। लीज आपका क्या होता है? 20 साल के लिए होता है, 50 साल के लिए होता है, 100 साल के लिए होता है। लीज का कोई टाइम थोड़ी है, 100 साल के लिए भी होता है। 100 साल बाद वो नहीं मर जाता है, कोई बात नहीं, तो उसका मतलब देखने वाला कोई और रहेगा, वो देखेगा। उसको देखता है। आ रहा समझ में? अब बेटे ये बताओ मुझे, आपके घर में अगर खेत है तो खेत जो है मतलब पता नहीं कितने सालों से चलता हुआ आ रहा है। यस सर। किसी किसी के घर में तो ऐसे खेत है कि 2-2 साल से वही खेत है, 2 साल से चलता हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा है कि 200 साल 200 साल सर, 2 साल में 200 साल नहीं, 200 साल मतलब वो खेत मतलब क्या है हमारे पास है। तो क्या 200 साल पहले पीछे जा चुके हैं क्या? नहीं ना भाई, हमारे जो दादा थे, परदादा थे, वो मतलब क्या है उनके दादा थे, है ना, उनके थ्रू आता हुआ जा रहा है। समझ गए ना? देखो अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ना आप। लेसर का मतलब समझ आ गया? जो एसेट का ओनर होगा,
पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? जो उसको लेगा, जो उसको लेगा। और एग्रीमेंट का क्या होगा? लीज। लीज हो गया। जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उस लीज को लेगा। ठीक है, बात समझ आ गया? चलो बेटे क्वेश्चन पढ़ो आप, एग्जांपल 36। पढ़ लिया? देखो इसमें दिया है ABC लिमिटेड वांट टू रिलीज वांट आउट एन एसेट कॉस्टिंग 3,60,000। सर आज शाम पहले कितना कॉस्ट है? कोई नहीं, भी थोड़ा सा आएगा एक टाइम के बाद देखना पड़ेगा। 3,60,000 for a 5-year period at a fixed rental of 1,05,000 per annum payable annually starting from the end of the first year. Suppose rate of interest is 14% per annum compound annually on which money can be invested by company. Is the agreement favorable the company? मतलब ये बोल रहा है क्या वो लीज पर दे सकता है? जो ABC लिमिटेड कंपनी है वो मतलब क्या है, उसका जो एसेट है 3,60,000 का है। बात समझ आ गया? कितने का है? 3,60,000। अब उसके बाद 1,05,000 के हिसाब से 1,05,000 के हिसाब से जब मंथ की साल है एनुअली हाँ, साल के एंड में 1,05,000 रुपये उसको दे रहा है। एन्युटी होगी 1,05,000 उसको दे रहा है। बेटे ध्यान से सुनना, बात समझने की कोशिश करना। 3,60,000 का एसेट है, 1,05,000 साल के अंत में 5-4 साल तक उसे कंटिन्यू देता जा रहा है। एन्युटी हो गया आ रहा समझ में? साल के अंत में 1,05,000 फिर 1,05,000 फिर 1,05,000 फिर 1,05,000 और उसका 14% इंटरेस्ट भी 14% इंटरेस्ट भी। तो अब इसमें जब 14% जब इंटरेस्ट भी लग रहा है तो उस इंटरेस्ट के हिसाब से अगर कॉस्ट 3,60,000 से ज्यादा बनेगा तभी तुम्हें दूंगा, तभी तुम्हें। अगर बेटे एक बात बताओ, 3,60,000 से अगर ज्यादा मुझे कुछ भी फायदा होगा तभी तुम्हें दूंगा भाई, ठीक है तुम ले लो। अगर मुझे लगा 3,60,000 से कम वैल्यू बन रही है तो मैं उसे क्यों दूंगा? 5 साल के कोई और लेने के लिए तैयार है, मैं उसको दूंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं 15% कर दूंगा, ब्याज बढ़ा दूंगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर 14% में मेरा काम बन रहा है 14% में मेरा काम बन रहा है तो मैं उसको एसेट दे दूंगा। और मुझे लग रहा है नहीं देने लायक नहीं है, 14% में तो मेरा लॉस हो रहा है तो मैं 15% कर दूंगा, फिर मेरा फायदा हो जाएगा, फिर मैं उसको दूंगा। जब मेरा फायदा होगा तभी उसको मैं एसेट दूंगा, तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी मेरा लीज होगा। बात समझ आ गया? तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है बेटे? ये फ्यूचर वैल्यू पे कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पे कर रहा है? आज के प्रेजेंट वैल्यू पे कर रहा है। आज जो आज की कॉस्ट को लेके हम चल रहे हैं 3,60,000। बाकी 5 साल के बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाएगा लीज में कि भाई अगर 5 साल के बाद इसका कॉस्ट ज्यादा होता है तो आप मुझे कुछ बोलोगे नहीं, मैं पहले ही आपको दे रहा हूँ, आज के रेट से ज्यादा दे रहा हूँ आपको। बात समझ आ रहा है ना? आज अगर इसका किराया जो है 15,000 है, मैं आपको 15,500 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। आ रहा समझ में? 15,500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर फ्यूचर में ज्यादा होता है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है या आसपास की वैल्यू बढ़ जाती है, नहीं कि आप फिर आके किराया बढ़ा दो, बीच में नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एक एग्रीमेंट हो गया, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, आप बीच में किराया नहीं बढ़ा सकते। बात समझ आ रहा है कि नहीं? यही लीज है। लीज एक क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है सारा सब कुछ। बात समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब जो फिक्स हो गया फिक्स हो गया, फिर आसपास की जमीन चाहे कितनी महंगी हो जाए, वैल्यू वहां का चाहे कितना बढ़ जाए, अगर हमने उतने पे दिया तो उतना साल के लिए एग्री होगा, एग्रीमेंट होगा। बात समझ आ गया? अब देखो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि आज की प्रेजेंट वैल्यू पे देखा जा रहा है। फ्यूचर वैल्यू पे क्या पता, हो सकता है बिल्कुल कबाड़ जगह हो जाए, हो सकता है ऐसी जगह हो जाए कि वो करोड़ों में हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है बेटे, आपका क्या होता है बताओ? A/I 1 माइनस 1 प्लस y पावर ये आ गया। ये आपका फार्मूला होता है बेटे प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू का ये फार्मूला होता है। चलो देखो क्या क्या दिया है। 3 लाख क्या क्या गिवन है बेटे? 3,60,000 तो आपका वो है, उसको तो भी छोड़ दो। एन्युटी कितनी की जा रही है? एन्युटी कितने की जा रही है? 1,05,000 की एन्युटी जा रही है। चलो 1,05,000 की एन्युटी जा रही है बेटे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% यानी कि 0.14 हो गया, फिर 1 माइनस हो जाएगा 1.14 और पावर कितने साल के लिए गया? 5 साल के लिए।
5 साल के लिए है ना। चलो बेटे फटाफट करो, कैलकुलेट करेंगे। ऐसे करोगे 1.14 को अपने कैलकुलेटर के हिसाब से 7 बार दबाओ, 7 बार प्रेस करो। तुम्हारे कैलकुलेटर में 7 बार आएगा ना। वैसे अगर तुम काउंट करना चाहोगे तो 5 बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। नहीं तो जल्दी करना चाह रहे हो आंख बंद करके फटाफट तो 7 करोगे। डिवाइड करना है। हाँ डिवाइड कर दिया। -1 करो बेटे, -1 करने के बाद प्लस माइनस हटाओ। सर आंसर आया है 3,60,473। सर क्या आपने जल्दी जल्दी क्या बोल रहे थे? बेटे मैं ये बोल रहा था कि अगर आप जैसे कैलकुलेटर का अपने हिसाब जान लो कि कितनी बार करने पे आ रहा है तो आप बंद करके कर सकते हैं। हाँ 2 ज्यादा लेते हैं, 7 बार फटाफट कर दो काउंटिंग। फिर हम 4 बार क्या बोल रहे थे? अब इसके बाद 5 बार करके -1 करना। आ गया सर। -1 कर दिया, करो कैलकुलेटर ट्रिक बता रहा हूँ। 60,400 हो गया सर। अरे उसको तो समझ जाने दो। -1 किया बेटे, कर दिया। मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो कैलकुलेशन भूल गए फिर है। 1.14 को 7 बार करो, डिवाइड लगा के। वैसे 4 बार 5 बार अगर तुम काउंट करना चाह रहे हो 1 2 3 4 5 तब तो 5 ही बार करोगे। अपने कैलकुलेटर के हिसाब से 2 स्टेप ज्यादा दिखाएगा। हो गया? कर लिया। -1 किया, हो गया बेटे। अब प्लस माइनस आ गया, माइनस में आ गया होगा ना, प्लस माइनस दबा के माइनस को हटा दो। डिवाइड में अब कर दो 0.14 डिवाइड। पहले डिवाइड करते हैं बेटे, याद रखना, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, अब फिर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दो 1,05,000 का। पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें टी एम यू सी क्या होता है? किसका? उसके वो आ गया। एमआरसी का मतलब समझ में आ गया? कैसा? एमएसएस को आ गया? ये वो सही है काफी जाएगा। एम माइनस से इसका यूज नहीं है, इसका यूज बहुत होता है। एमआरसी का यूज हमें शायद प्लस में होता है, प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है ना। ये क्या है? आपने बताना बेटे आ गया 3 लाख कितना आया? 3 लाख। 60,470। अब बताओ बेटे कॉस्ट कितना था? एबीसी लिमिटेड का कॉस्ट कितना था? जो ओनर था उसका जो कॉस्ट वो कितने में एसेट था उसका? 3,60,000। उससे ज्यादा आया है कम आया? ज्यादा आ रहा है ना? तो ज्यादा आ रहा है तो मुझे ये बताओ क्या ये फेवर में होगा? फेवर में होगा बेटे, फेवर में होगा कि नहीं होगा? किसके फेवर में? चलो कोई फिर भी हो सकता है यहाँ 10 रुपए के लिए प्रॉफिट होता है, 10 रुपए पे प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। ये जो है आ गया उसका फायदा है। और जब फायदा हो गया तो इसे लेसर के फेवर में बोलेंगे या लेसी के फेवर में बोलेंगे? किसके? लेसर के फेवर में बोलेंगे। मतलब ये इसको आप लोग देख सकते हो, स्टेटमेंट क्या बन गया इसका बन गया लीजिंग इज फेवरेबल टू द लेसर। ठीक है, यानी कि फेवरेबल। अगर मान लो ये कम आया होता फिर वो उसके फेवर में होता है, वो उसके फेवर में, लेकिन इसके फेवर में नहीं होता। बात समझ में आ गया? तो ऐसे जो है एग्जांपल नंबर 38 है वो देखो कम आ गया। देखो वैसे ही करना है, निकालना ऐसे ही है। देखो कम आया 45,000 आ गया और कितना कॉस्ट था? 50,000 था। तो इसमें देखो लिखा है मशीन मस्ट नॉट बी परचेज। अब जरूरी नहीं है कि आपका लीज पे घर ही दिया जाता है, कंप्यूटर भी दे दिया जाता है, ये मार्कर भी मैं लीज पे दे सकता हूँ अगर इसमें कुछ क्वालिटी ऐसी हो, है ना, कुछ ऐसा हो, कुछ इसकी क्वालिटी लीज पे दे दिया है ना। मैं बात कर रहा हूँ मतलब आप लीज पे कुछ भी दे सकते हो, अपना मोबाइल भी आप लीज पे दे सकते हो, लेकिन उससे बोल दो भाई ये डेटा हमारा खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं तुमसे फाइन वसूलूंगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो लीज पे इसके मतलब नहीं कि लैंड ही दिया जाता है या फिर और कैसे कोई ऐसा होता वही दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कुछ भी दे सकते हैं लीज पे। बात समझ में आ गया? अब देखना बेटे, सुनो एग्जांपल नंबर जो 39 है, एग्जांपल नंबर 39 जो दिया है, आपको पता है जब टुडे होता है
और ड्यू होता है, इमीडिएट होता है, इमीडिएट या ड्यू होता है, तो प्रेजेंट वैल्यू में क्या आता है बेटे? प्रेजेंट वैल्यू में आपका क्या निकाला जाता है? जैसे आप लोग देखो ये क्वेश्चन पढ़ना, एग्जांपल 39 पढ़ना। ये दो अलग अलग है, इसमें तो जरूरी नहीं है, इसमें दो अलग अलग है। 7 ईयर कॉस्ट है, दो अलग अलग है, मतलब मुझे लगा सेम है, ड्यू है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ड्यू होगा तो स्टैंडिंग पर डाल सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। आप देखो ध्यान से, ये तो ऐसे ही है बिल्कुल। एक बार 7 साल के लिए, एक बार 5 साल के लिए निकाल के कंपेयर कराना है। कर लोगे? कर लोगे बेटे? आ जाएगा। अब आता है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड समझ लो एक बार, छोटा सा टॉपिक है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है बेटे। एक एक क्वेश्चन है, देखो एक एक क्वेश्चन है, केवल पार्ट को टच करके छोड़ दिया गया है। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड देखना ध्यान से। एग्जांपल नंबर 40, एग्जांपल 40, एंड इन्वेस्टर इंटेंड द परचेजिंग ऑफ 3 years 1000 पर वैल्यू बॉन्ड। क्या लिखा है? पर वैल्यू बॉन्ड। आगे, having nominal interest rate 10% at what the price bond may be purchased now it the mature at per the investor inquiry a rate of return of 14%। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एनुटी का फॉर्मूला है वही अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका पहले कितना दिया है? 10% है ना, तो 1000 का 10% कितना हुआ बेटे? 1000 का 10% कितना हुआ? 100 हुआ। 1000 का 10% 100 होगा। तो एक बार बताओ मुझे, आप लोग ये फार्मूला जानते होंगे, P A = P 1 + I पावर n। अगर मैं P बोलूं तो P की वैल्यू हो जाएगा A/1 + I पावर n होता है। अगर 1 साल का है तो 1 आ जाएगा, 2 साल का है 2 हो जाएगा, 3 साल का है 3 हो जाएगा, 4 साल का है 4 हो जाएगा, 5 साल का है 5 हो जाएगा। इस तरह से एक सीरीज बन जाएगा। और जो सीरीज बनेगा वो एक टाइप का जीपी सीरीज बन जाएगा। ठीक है, और उस जीपी सीरीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो दो मेथड, या तो nth टर्म का या तो इनफाइनाइट का। अगर nth टर्म होता है तो प्रेजेंट वैल्यू होता है, और इनफाइनाइट होता है तो परपेचुइटी होता है आपका। ठीक है, जो अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। क्या बताएं सर? परपेचुइटी है ना, क्या परपेचुइटी भी कई लोग बोलते हैं, कई लोग परपेचुइटी भी बोलते हैं, कई लोग परपेचुइटी भी बोलते हैं। कब होता है सर? बताऊंगा अभी, बताऊंगा। ये जैसे आपका यहीं से बनता है, बॉन्ड से बनता है। ध्यान से सुनो, आपके पास 1000 पर बॉन्ड है, इंटरेस्ट कितना है? 10%। इंटरेस्ट कितना है? 10%। ठीक है, और उसके बाद आपका जो दिया गया है ये कितना है बेटे? 0 1 2 1 2 3। फार्मूला देख लो क्या बना है? 100/100 कितना हो जाएगा? पहले साल का 1 + 0.14, फिर दूसरे साल का स्क्वायर, तीसरे साल का क्यूब, और जब चौथे साल का आओगे पूरा कंप्लीट तो 1000 डिवाइडेड बाय क्यूब बन जाएगा। ठीक है, एक सीरीज बना रहा है। सर हाँ, इसमें 14% क्यों लिया? 10% क्यों नहीं लिया? 10% किसका? ये दिया है ना आपका 10%, तो 1000 का है बेटा। 1000 का 10% कितना होगा? 1000 का 10% कितना हुआ? 100 रुपये हुआ ना। बताओ मुझे, 1000 का 10% कितना हुआ? 1000 का 10% कितना हुआ? 100 रुपये हुआ। तो 100 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट कितना है? 1 साल का, फिर 1 साल का 2 बन गए, फिर आपका सर ऐसे ज्यादा साल का हो गया तो क्या नहीं आएगा ज्यादा साल, टेंशन मत लो। इस तरीके से बनेगा आपका। बात समझा गया? 1000 का 10%, 100 रुपये, 100 रुपये दूसरे साल का, 100 रुपये तीसरे साल का, और फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा 1000 कंप्लीट उस तीसरे साल का। हाँ बेटे, ये हमारा क्या है? लॉन्गर एक साल का जो हमारा लास्ट ईयर होगा ना उसको हम पूरा लेंगे कंप्लीट। तीसरा साल जब हम आएंगे ना ये तो आएगा और साथ में वो भी आ जाएगा। तीसरे में हाँ, तीसरे तीसरे में 1000 क्यों लिया?
क्योंकि यहाँ पे आपका तीसरा पूरा यहाँ पे दिया है ना आपका व्हाट प्राइस द बॉन्ड मे बी परचेज नाउ इट मैच्योर। जब मैच्योर होगा तो पूरी कंप्लीट मिलता है। जैसे आप लोग बताओ मुझे, जैसे आप लोग कोई बीमा करवाते हो, ठीक है, बीमा करवाने के बाद मैच्योरिटी के बाद में तो एक तो आपको अमाउंट मिलता ही है और प्लस आपको कुछ बोनस मिलता है। तो वही चीज है यहाँ पर। आ रहा समझ में? एक क्वेश्चन कुछ कोई खास दिया नहीं ना, इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। ध्यान से सुनो। एंड इन्वेस्टर, सुनो, एंड इन्वेस्टर परचेजिंग अ 3 years 1000 पर वैल्यू बॉन्ड हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट 10%। नॉमिनल इंटरेस्ट कितना है बताओ? 10%। तो आपका कितना अमाउंट हो गया? 100 रुपए। कितने परसेंट पर? देखना कितने परसेंट पर? पहले साल का अगर आप निकाल रहे हो 14% के हिसाब से, पहले साल का 1 प्लस 0.14 हो गया। फिर दूसरे साल का फिर एक्सपायर आ गया, दूसरे साल का एक्सपायर आ गया, तीसरे साल का फिर ये आ गया, और जो फाइनल हमारा मैच्योरिटी मिलेगा तो 1000 रुपए बनेगा। आगे समझो, उस 1000 रुपए बनेगा आपका। सर ये इसको समझाओ, अपने वहां पर ठाली। चलो मैं अभी बताता हूँ, इसमें रुक जाओ। इसको समझाओ। एक मिनट मैं नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, प्रेपेचुटी, ठीक है। इसको पहले समझ लो, फिर इसका दे आ जाएगा समझ। इसी से रिलेटेड सर ये एग्जांपल नंबर 40 दोबारा पूरा बताओ, समझाओ। सब सोच रहे हैं सर बताने में बोल सही बात। अच्छा की शादी करते हो तो 20 सर आपकी गृहस्थी की बातें सर आपकी गृहस्थी की बातें कर रहे हैं सब। क्या? अरे पीछे 3 मिनट ही कर रहे हैं। 3 कौन? और मैंने 2 ही है ये वो तो गाड़ी सेड़ी की। ये 2 है। कोई बात नहीं। भाई ये छोटे सिखाया भाई ये दोबारा मैं मेरे बोल सेम मान लो, आर मान लो, ए मान लो, ए मान लो, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, किसका नाम है? देखो बहुत सारे लोग इसको प्रेपेटिटिव भी बोलते हैं, प्रेपेटिव या च्यूटी, प्रेपेटिव, इस तरह से प्रेपेटिव, हाँ ना, प्रेपेटिव, ठीक। तो आपका क्या है? प्रेपेटिव मतलब क्या हुआ? PVA इनफाइनाइट मतलब क्या? मतलब ये हुआ जो प्रेजेंट वैल्यू है आपका, अब की बार 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, फिर 5 साल, ऐसे इनफाइनाइट साल के लिए PVA इंफिनिटी। अच्छा PVA प्रेजेंट वैल्यू में, है ना। अब ध्यान से सुनना बेटे, आप लोग जानते हो, जरा ध्यान से सुनना, आपका फार्मूला क्या होता है? A/1 + I होता है पहले साल का, दूसरे साल का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। तीसरे साल का क्या आएगा? क्यों हो जाएगा? चौथे साल का क्या हो जाएगा? 4 ऐसे n ईयर का क्या आ जाएगा? एंड n आ जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, जब ये आपका एक नहीं जीपी बनाएगा, जीपी सीरीज बनाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाता है, तो जब इसके अकॉर्डिंग बनाएगा जो ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चला जाएगा, आगे और जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो जब इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगा तो एक टाइम के बाद ये आपका क्या होगा? एक मिनट के बाद आइए ना, यही। तो इस तरह से जो इनफाइनाइट टाइम्स तक जब बनाएगा ये, तो हमारे पास क्या होगा? आपको पता है एक टाइम के बाद ये आ जाएगा, और किसी का भी वैल्यू अगर पावर इनफिनिटी होता है 1/∞, तो 1/∞ की वैल्यू क्या होता है? 0 बन जाता है। यानी इस कंडीशन से आपके पास जो बचेगा, केवल लास्ट में जो बचेगा सारा कंप्लीट होकर के, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या होता है पहले मुझे बताओ। A/I 1 माइनस कितना होगा? 1 + I पावर n, और ये जो n है ये कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है। अभी तक आपको टाइम पीरियड पता होता था, टाइम पीरियड कहां तक देता था? 10 साल, 20 साल, 50 साल देता था। अब ऐसा देगा कि भाई ये रेगुलर एन्युटी, मतलब जो एन्युटी जो उसका एन्युटी जा रहा है ना, ये जाता ही जा रहा है, मरने के बाद भी जा रहा है उसका एन्युटी। उसके जो फायदा ले रहा है उसका कोई बच्चा ले रहा होगा, समझा रहा है सर? बच्चा नहीं हो तो हाँ, तो कोई और ले रहा होगा। मतलब वो ऐसा अपना
बना रखा है कि अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मेरा एन्युटी रेगुलर इंस्टॉलमेंट मेरा ये जाएगा, मेरे मरने के बाद भी ये जाएगा। कब तक जाएगा पता नहीं। बात समझ आया? यस सर। बात समझ में आ रहा है ना? मैं बात क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना? तो यानी रेगुलर जो एन्युटी है हमारा वो इनफाइनाइट टाइम ले लिया जाएगा। जब हमारा उसके डेथ होने के बाद भी एन्युटी जा रहा है तो इसके मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट हो गया हो। और कब तक जाएगा कुछ पता नहीं। जब उसे लेना होगा फायदा तो उसके बाद स्टॉप कर देगा, नहीं तो फिर चलता जा रहा है। क्या दिक्कत है? बात समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये कितने टाइम्स तक हो गया बेटे, इन्फिनिटी टाइम्स तक हो गया। और जब इन्फिनिटी टाइम्स तक हो गया तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। और ये 0 बन जाएगा तो आपका बचेगा क्या, केवल a/i बचेगा। तो फार्मूला आपका केवल a/i निकल के आता है। n1 यहाँ पे क्या होता है, खत्म हो जाता है। नहीं समझे? n यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखो, जैसे क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि हमारा ये लाइफ टाइम का एन्युटी है। देखो यहाँ पे पता करने के लिए क्वेश्चन देखना, एग्जांपल नंबर 41 देखना एक बार, पढ़ो। रमेश वांट टू रिटायर एंड रिसीव 3000 अ मंथ, ही वांट टू पास दिस मंथली पेमेंट द फ्यूचर जनरेशन। दे दिया फ्यूचर जनरेशन, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी उसका एन्युटी जा रहा है। रिटायर हो गया तब भी एन्युटी जा रहा है। इसके लिए जब ये फ्यूचर जनरेशन और ये आफ्टर इज डेथ, तो ये तो फ्यूचर को दिखा रहा है ना, तो आपने प्रेजेंट वैल्यू के लिए कौन सा बेटे, जो एन्युटी आपका जो ये अप्लाई होगा ना, फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर वैल्यू आपका इनफाइनाइट टाइम्स तक नहीं हो पाएगा। जो एक आपका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। अगर फ्यूचर वैल्यू आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + i पावर n और -1 डिवाइडेड बाई a। ये होता है 1 + i पावर इन्फिनिटी, ये हमारा एक इन्फिनिटी बन जाता है। 1/इन्फिनिटी 0 होता है। बात समझ में आया? 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। और 1 + i पावर इन्फिनिटी, ये आप इसे 0 नहीं कर सकते, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, कुछ पता ही नहीं है। जो वैल्यू हमारा लेस होता जाएगा ना, लेस होता जाएगा, वो एक टाइम के बाद खत्म होता है। ठीक है, ये तो हमारा बढ़ता जाता है ऊपर, है ना? इसलिए यहाँ पे हमारा क्या है, फ्यूचर वैल्यू नहीं लिया जाएगा हमेशा। यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू आएगा। जब भी प्रेपोजिटिव का क्वेश्चन जब भी होगा, प्रेपोजिटिव का क्वेश्चन जब भी होगा तो ये समझ लेना वो प्रेजेंट वैल्यू से लिया गया है। बात समझना है? a/i समझ गए? नहीं आया? आ गया। अब कैसे पता चलेगा? डिवाइड में होगा तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा पॉसिबल ही नहीं है, मल्टीप्लाई में तो पॉसिबल ही नहीं है इनफाइनाइट तक। बस में अब देखो, ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब बताओ मुझे क्या आएगा। अब अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए वो एन्युटी दे रहा है, कितना दे रहा है बताना, 3000 एन्युटी दे रहा है। कितने परसेंट पर, 8% पर। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी क्या आएगा इसका, इनफाइनाइट, बताना क्या होगा। 3000 डिवाइडेड बाई i कितना हो जाएगा, i कितना बेटे, 8% नहीं होने 0.0। एक मिनट देख लो कैसे आ रहा है एनुअली, कैसा दिया है पर मंथ है, पर मंथ बेटे। तो इसको ईयर में चेंज करना पड़ेगा आपको। ईयर में कैसे चेंज करोगे, जो 3000 है ना वो पर मंथ है, और जो 8% है वो कंपाउंडेड एनुअली। हाँ, तो 8% को आपको 3000 के लिए आपको इसको चेंज करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई 12 करना पड़ेगा ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको एनुअल बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 3000 आपका मंथली है, तो उसको भी तो मंथली करेंगे। तो यहाँ पे आपका 8% जो दिया गया है, तो इसमें 12 का आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना। पर मंथ का हो जाएगा। हाँ, समझ गए, पर मंथ बन जाएगा ना वो। यस सर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको पर मंथ बनाने के लिए 12 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब चलो बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, कैलकुलेट करो बेटे। 8 डिवाइडेड बाय 12 से 0.0006। एक मिनट, 0.0076 डिवाइड कर दो 7, डिवाइड कर दो कितना आएगा, आएगा सर 44977। मतलब 4,49,775 रुपए आएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। बेटे एक है यहाँ पे 10 मिनट का बताया था आपने। हाँ, ग्रोइंग परपेचुइटी थोड़ा सा ग्रोइंग परपेचुइटी है ना।
ये देखना ध्यान से, एग्जाम्पल 42 ये खुद कर लेना, कुछ भी नहीं है। बाकी एक बार आ जाओ CAGR प्रोवाइडेड, ये बिल्कुल बहुत छोटा सा टॉपिक है, टच करके छोड़ रखा है ये। CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, पेज नंबर 4.40, पेज नंबर 4.40। नॉमिनल रेट वाला हां नॉमिनल रेट ऑपरेटर नॉमिनल रेट ऑपरेटर का जरूरी है, मुझे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। सर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट वो जरूरी है, थ्योरी क्वेश्चन आ अक्सर गया ये क्वेश्चन पढ़ लेना, वैसे कुछ है ना। नॉमिनल रेट इसमें थ्योरी पोर्शन इफेक्टिव रेट का है, और इसके बाद नॉमिनल रेट ऑपरेटर बता दूंगा, क्वेश्चन बता दूंगा कैसे आते हैं, है ना। आइए दिखा देता हूँ क्वेश्चन नॉमिनल रेट ऑपरेटर पर, है ना। देखना समझा रहा हूँ सर ये क्या है ये? क्या बता रहा हूँ कैसा क्वेश्चन है। अरे नहीं देखना बेटा, एक बार क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, अभी बता रहा हूँ मैं, नॉमिनल बता रहा हूँ, यस सर। नॉमिनल कंपाउंड बता रहा हूँ। पहले देखना CAGR का मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ध्यान से सुनना बेटे, TN क्या है? आपके पास एक क्वेश्चन है, ईयर है 2013 में मेरा 100 रुपया रेवेन्यू था, 2014 में 120 रुपये रेवेन्यू है, 2015 में 160 रुपये रेवेन्यू है, और 2016 में 210 रेवेन्यू है। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, CAGR निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे CAGR? इसमें देखो एक फॉर्मूला है आपका TN T0 TN माइनस T0। TN का मतलब एंडिंग ईयर्स और T0 मतलब बिगिनिंग। आ रहा समझ में? तो इसमें बताओ मुझे TN माइनस T0 का मतलब, TN माइनस T0 का मतलब कौन सा साल है? 2016 और माइनस 2013, तो कितना आ गया? 3 आ गया आपका। यस सर 3 आ गया। अब इसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो TN है, इसका जो हमारा रेवेन्यू है वो कितना दिया है? 2000 TN एंड का कितना दिया रेवेन्यू? गलत तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, सही है ना? आ रहा समझ में? कितना है? 210 है ना बेटे। इसका रेवेन्यू कितना है? 2016 का एंडिंग का, 2016 का कितना है? 210, और बिगिनिंग का कितना है? 100 रुपए, और पूरे का पावर कितना हो जाएगा? 1/3 और -1 बोलो। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा CAGR निकल के आ जाएगा। नहीं समझे? सर बी क्या है? बेटे बी आपका है एंडिंग ईयर का रेवेन्यू, TN है यहाँ पे देखो। बी का मतलब रेवेन्यू है या प्रॉफिट है, जो भी है, समझा गया? 2016 का जो भी कंडीशन होगा, अगर रेवेन्यू है तो रेवेन्यू लिख देना, और कुछ होगा तो और कुछ लिख देना। अगर CAGR आया है तो दूसरा, एक तो ईयर आएगा, एक तो टाइम आएगा, एक प्रॉफिट आएगा, रेवेन्यू आएगा, कुछ और आ सकता है। बात समझ में आ गया? सर ये कैसे सॉल्व होगा बताना। बताया तो, एक फार्मूला नोट कर लो बेटे CAGR का। वो अब सुनो, पहले तो आप इसका मतलब समझो। TN क्या है? एंडिंग ईयर्स। T0 क्या है? बिगिनिंग ईयर। तो एंडिंग ईयर कितना है? 2016। बिगिनिंग ईयर कितना है? 2013। माइनस कर दोगे तो कितना होगा? 3 इयर्स आ गया। 3 इयर्स आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे BTN का मतलब ये हुआ कि जो हमारा एंडिंग ईयर है उसका रेवेन्यू कितना है? 210। और T0 का मतलब जो हमारा बिगिनिंग ईयर है उसका रेवेन्यू कितना है? वो है हमारा 100 रुपए।
और यहाँ -1 फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे। इसको कैसे सॉल्व करोगे? पहले डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर में क्यूब रूट है क्या? क्यूब रूट नहीं है कैलकुलेटर स्क्वायर रूट है। में, क्यूब रूट नहीं दिया है। क्यूब रूट को सॉल्व करना पड़ेगा भाई, इसके लिए आपको हाँ? पेपर में लगेगी। मुश्किल है, अभी तक आया नहीं सीएजीआर का क्वेश्चन आया नहीं। इसका अब क्यूब रूट है कैलकुलेटर में नहीं है सर, कैसे सॉल्व? क्यूब रूट होते हैं ऐसे कैलकुलेटर में, लेकिन ये जो इतने सर वो एसी वाला आता है ना, बड़ा वाला, उसमें है। हाँ एक छोड़ो है ना, फोन टाइप में आता है। अरे या तो फिर लॉग लेना पड़ेगा, लॉग तो लॉग भी टेबल फिल लेना पड़ेगा, ऐसे में लॉग है नहीं रहने दो, है ना, छोड़ दो, मुश्किल हो जाएगा, है ना। अगर मिलेगा भी तो ऐसा मिलेगा कि आप कैलकुलेट कर सको, नहीं तो कोई वैल्यू देगा वो, ठीक है। मैं तो अभी भाई इसका क्वेश्चन देखा नहीं सीएजीआर का, है ना, ठीक है बेटे। अब सुनना, यहाँ पे आपका एक टॉपिक रहा था इफेक्टिव रेट, नॉमिनल रेट का रिटर्न, नॉमिनल रेट का रिटर्न का इफेक्टिव रेट। कुछ नहीं, इफेक्टिव रेट का जो फार्मूला होता है ना आपका, क्या होता है 1 + i पावर n - 1, ये होता है इफेक्टिव रेट का फार्मूला। नॉमिनल रेट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। एक बार इसको देखो क्या है, मैं बताता हूँ एक बार।